नमस्कार साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, जहां पर आज हम बात करेंगे परिवार और समुदाय का जो यूनिट 2 है उसकी। और आप सभी को पता है कॉमन पेपर है IDD HIVIMD सभी का। तो दूसरी यूनिट पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको ये भी पता है कि पेपर नंबर 7 में 3 यूनिट और पेपर नंबर आपके 11 में 3 यूनिट, यानी कि और आपका पेपर भी 27 नंबर का होगा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूं, जब मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद में जो है आपका जब टाइम टेबल आया था तब भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। तो यूनिट 2 पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तभी लाइक कीजिएगा, और चैनल आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं दिव्यांगता के लिए। अगर कोई भी मान लीजिए बच्चा घर में जन्म ले रहा है और घर वालों को पता चलता है कि बच्चा दिव्यांग है, तब क्या क्या घर वाले प्रतिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो ये दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा है, और जब दिव्यांगता से ग्रसित बच्चा है तो परिवार को जब एकदम से पता चलता है कि उनका बच्चा किसी दिव्यांगता से ग्रसित है, तो सबसे पहले वो मानने को ही तैयार नहीं होते कि हमारे बच्चे में कोई ये समस्या हो सकती है। वो इनकार कर देते हैं कि नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये या मेरी बेटी नहीं है। सबसे पहली समस्या आती है, उनको सदमा लगता है, इनकार करते हैं। यानी कि माता पिता को जब पता चलता है तो उनको पता चलता है कि भाई उनका बच्चा अगर दिव्यांग है तो उनको क्या लगता है, भैया सदमा लगता है। बच्चे को स्वीकार करने से मना कर देते हैं, और कभी कभी इतने निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं, मायूस जैसे हो जाते हैं। और उसके बाद शुरू होता है उस दुख का दौर। वो यही सोचते हैं कि क्या हमने ही कुछ ऐसा किया था जो हमारा बच्चा ऐसा हुआ। बच्चे को अगर स्वीकार भी लेते हैं तो उनको चिंता हो जाती है कि आगे चल करके बच्चे का भविष्य क्या होगा, वो कैसे अपने जीवन को जिएगा, कैसे वो आगे बढ़ेगा, कैसे हम उसको बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि हर माता पिता का सपना होता है, बच्चा जब घर में होने वाला होता है, बच्चे को हम ये बनाएंगे, बच्चे के लिए ये लेकर आएंगे, बच्चे के लिए वो लेकर के आएंगे, बच्चे को ये करके देंगे। वो सपना जो है उनका बिल्कुल टूट जाता है। फिर इनकी चिंता केवल इस बात की रहती है कि इसको हम कैसे भविष्य के लिए तैयार करें। और बहुत माता पिता को तो जागरूकता नहीं होती, तो वो पहचान ही नहीं पाते कि बच्चे में क्या कोई समस्या है। ये भी देखने को मिलता है। इसके बाद में कभी कभी होता है आत्मग्लानि भी होती है, और गुस्सा भी उनको आता है। गुस्सा क्यों आता है कि भाई जो चीज वो देख रहे थे, जो चीज वो समझ रहे थे, वो चीज उनको नहीं मिली, वो चीज उनको देखने को नहीं मिली। तो उनके बीच क्या हो जाता है, तनाव हो जाता है। माता पिता पर दोष देंगे, पिता माता पर दोष देंगे, एक दूसरे पर दोष देना शुरू कर देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी टर्न हो जाता है कि माता पिता का डाइवोर्स भी हो जाता है। साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी होता है कि मान लो माता और पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे की देखरेख के लिए एक जॉब को छोड़ देते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि वो कहते हैं कि मैं एक ही बच्चा करूंगा, दूसरा बच्चा करूंगा ही नहीं। ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है। उसके बाद में स्वीकार्यता। जब दिव्यांग बच्चा होता है तो उनको स्वीकारते नहीं। क्या वास्तव में ऐसा है? उनको क्या करना चाहिए कि भाई स्वीकारो बच्चे को, और समस्या समाधान ढूंढो, बच्चे के लिए आगे मदद बढ़ाओ। नए संसाधनों की खोज। जब माता पिता को यही नहीं पता होता कि बच्चे को कैसे आगे बढ़ाना है, क्या करना है, उनको पहले जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होने के बाद में वो विषय शिक्षा बच्चे को दिला सकते हैं, बच्चे को कोई भी थेरेपी दिला सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद में समायोजन और अनुकूलन। समायोजन और अनुकूलन। परिवार अपने जीवन को नए तरीके से व्यवस्थित करना सीखता है। वे बच्चे की आवश्यकताओं को समझकर एक संतुलित और
सहायक वातावरण बनाते हैं। भाई जो बच्चे की आवश्यकता है उसको अगर समझ लेंगे, उसका समायोजन कर लेंगे, नए तरीके से जीवन को व्यवस्थित कर लेंगे, बच्चा मजबूत हो जाएगा, परिवार भी मजबूत हो जाएगा, और जो सोच रहे थे बच्चे के बारे में उसमें सही भी हो जाएंगे। समुदाय में स्वीकार्यता और जागरूकता। भाई सीधी सी बात है कि अगर माता पिता जो है, परिवार के सदस्य जो हैं, लेकर के जाएंगे समुदाय में बच्चे को, उनके साथ आपसी संबंध बनवाएंगे, सामंजस्य बिठाएंगे, परिवार के लोग जागरूक करेंगे अपने आसपास के लोगों को, अपने समाज को, तो ये मान के चलिए कि उनका आपसी सहयोग बेहतर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि समुदाय अगर अच्छा होगा तो आगे भी जितने भी लोग होंगे वो भी अच्छे होकर के जाएंगे। ठीक है भैया। नेक्स्ट है भैया परिवार की भागीदारी, दिव्यांगता के निदान में, सहायक उपकरणों के उपयोग में और स्वीकृति में भूमिका। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई परिवार की भागीदारी क्या होती है। दिव्यांगता का अगर निदान करना है, बच्चे को अगर सहायक उपकरण प्रदान करवाने हैं, तो परिवार क्या करेगा? क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उन परिवार के सदस्य ही ऐसे लोग होते हैं जो बच्चे को बेहतर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। परिवार में, या हम कह सकते हैं निदान में, परिवार की भूमिका। जब माता पिता परिवार में बच्चे को पहचानेंगे, शुरुआती समस्याओं को पहचानेंगे, और जब पहचानेंगे उसके बाद क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। और जब हस्तक्षेप करेंगे यानी कि किसी ना किसी विशेषज्ञ के पास, किसी ना किसी थेरेपिस्ट के पास उनको लेकर के जाएंगे, तो उनके अनुभव और बच्चे के विकास में जो असामान्यता है उसका निदान कर सकेंगे। भाई बच्चे में जो असमानता है, अगर हस्तक्षेप होता है तो असमानता है, चिकित्सक होंगे वहां पर, थेरेपिस्ट होंगे वहां पर, विशेष शिक्षक होगा वहां पर। तो अगर माता पिता ने पहचान लिया, समस्या को पहचान लिया, तो विशेषज्ञ के पास जाकर के उससे संपर्क करके जो है बच्चे का निदान कर सकते हैं, उसको वास्तविक जीवन से, वास्तविक स्थिति से जोड़ सकते हैं, जिससे बच्चे का सही उपचार हो सके और सही प्रशिक्षण हो सके। अगर कोई भी सहायक उपकरण प्रदान करवाना है, क्योंकि हर बच्चा अलग है, चाहे HI हो, चाहे VI हो, चाहे ID हो, साथ ही साथ चाहे ASD हो, SLD हो, हर बच्चा अलग है, और हर बच्चे को सीखने के लिए, बेहतर होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई सहायक उपकरण चाहिए होता है। मान लीजिए जो बच्चा चल नहीं पा रहा उसको व्हीलचेयर चाहिए, जो बच्चा सुन नहीं पा रहा उसको श्रवण यंत्र चाहिए, जो बच्चा देख नहीं पा रहा ब्रेल लिपि चाहिए, जो बच्चा कम देख पा रहा है उसके लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज चाहिए। तो हर बच्चे के लिए जीवन को, अगर हर बच्चे के जीवन को अगर सशक्त बनाना है, तो माता पिता वहां पर बड़ी भूमिका के रूप में देखे जाएंगे, क्योंकि माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चे को, उसकी आवश्यकताओं को, उसके व्यवहार को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। माता पिता विशेषज्ञों की सलाह लेकर के उसको उपकरण प्रदान करवाएं। इससे क्या होगा? उसका जीवन आरामदायक होगा, उसके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। दिव्यांगता को स्वीकार करना। देखते हैं कि भाई माता पिता जान जाते भी हैं, फिर भी जो है कभी कभी कहते नहीं बच्चे में कोई समस्या नहीं। जबकि अगर देखा जाए, अगर बच्चा अपने समय पर चीजों को नहीं कर रहा है, यानी कि विकासात्मक देरी है, अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिले है, माइलस्टोन तक बच्चा नहीं पहुंच रहा है, और अगर माता पिता ने उसको पहचान लिया तो बच्चे को सबसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन यही चीज तो होती है कि स्वीकार नहीं करते, और अगर स्वीकार नहीं करते तो बच्चे की क्षमता नहीं बेहतर हो पाती। और अगर इसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं तो भैया बच्चे को आगे ले जा सकते हैं, उसको भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, उसकी क्षमताओं को बेहतर कर सकते हैं, उसका समर्थन करके उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सकता है। परिवार और समुदाय के सहयोग की भूमिका। भाई परिवार भी
जितना सहयोग करेगा समुदाय को भी उतना ही सहयोग करना पड़ेगा। बच्चा घर से बाहर निकल के जाएगा, तो अगर घर से बाहर निकल के जा रहा है बच्चा और समुदाय के लोग उसका सहयोग नहीं करेंगे तो बच्चा जो है अकेला महसूस करेगा। समुदाय के लोगों को भी बच्चे के साथ मिलकर के उसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि एक समुदाय की जिम्मेदारी होती है कि दिव्यांग या दिव्यांगता के प्रति समाज में चीजें बेहतर हो और एक समावेशी समाज का निर्माण हो, समावेशी वातावरण का निर्माण हो। और माता पिता क्या कर सकते हैं? माता पिता बच्चे को सही समय पर शिक्षक के पास सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए किसी समुदाय में मिलकर के सभी जगहों पर बच्चे का सहयोग कर सकते हैं। भाई शिक्षक के पास ले जाना है तो माता पिता लेकर के जाएंगे, किसी थेरेपिस्ट के पास ले जाना है, चिकित्सक के पास ले जाना है तो माता पिता लेके जाएंगे। इससे क्या होगा? दिव्यांगता का निदान हो सकता है। सहायक उपकरणों के माध्यम से माता पिता बच्चे को बेहतर कर सकते हैं और उसे एक बेहतर जीवन यापन के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भैया, हस्तक्षेप प्रथाओं में परिवार की भागीदारी और वकालत का महत्व। भाई जो भी दिव्यांगता के प्रति हस्तक्षेप किया जाएगा उसमें परिवार की भागीदारी क्या होगी, सेल्फ एडवोकेसी क्या होगी, कैसे बच्चा अपनी वकालत कर सके, अपने जो है सम्मान के बारे में, अपनी चीजों के बारे में बच्चा बोल सके या परिवार बोल सके। इसके बारे में हम लोग 2.3 में पढ़ेंगे और उससे संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए। आपके एग्जाम को बहुत आसान बनाने के लिए एग्जाम ट्रिकी परिवार लेकर के आया है आपके लिए पीडीएफ यानी कि आईडीडी बच्चों के लिए, जो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर की। और ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। पूरे 7 सब्जेक्ट आईडीडी वाले बच्चों के लिए आप पेपर नंबर 7 से लेकर के एजुकेशन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी से लेकर के पेपर नंबर 13 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल तक, और ये 7 के 7 सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मात्र 299 में मिल रही है। अगर आपको ये पीडीएफ लेनी है तो अपना नाम लिख करके और सेकेंड ईयर आईडीडी लिख करके आप 9118182056 पर भेज सकते हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं 2.3 पर। चलिए दोस्तों, चर्चा कर लेते हैं 2.3 पर। हस्तक्षेप प्रथाओं में परिवार की भूमिका और वकालत का महत्व। जब किसी बच्चे में विशेष आवश्यकता या दिव्यांगता का पता चलता है तो माता पिता का पूरा ध्यान कहां पर होना चाहिए? बच्चे के विकास पर होना चाहिए, बच्चे की जो है देखभाल पर होना चाहिए, बच्चे की जितनी भी क्षमताएं हैं उनको बेहतर करने पर होना चाहिए, बच्चे के आत्मसम्मान पर होना चाहिए। इससे क्या होता है, जब ये सब चीजें आप अच्छे से करोगे तो ये मान के चलो कि भाई बच्चा बेहतर हो जाएगा, उसको बेहतर शिक्षा मिल जाएगी, आत्मनिर्भर बन जाएगा, आत्मविश्वासी बन जाएगा। परिवार का सक्रिय योगदान बच्चे के उपचार, शिक्षा और सामाजिक समावेशन के लिए आधारशिला प्रदान करता है। परिवार की भागीदारी का महत्व। बच्चे की जो जरूरत होगा परिवार उसको समझेगा, यानी कि उसका व्यवहार क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, व्यक्तिगत आवश्यकताएं क्या हैं, इसके प्रति जागरूक होना होगा परिवार को। जब जागरूक होंगे तब हस्तक्षेप करेंगे और अनुकूलन करके बच्चे को अच्छा करेंगे। व्यक्तिगत समर्थन। भाई अगर आप बच्चे का व्यक्तिगत समर्थन नहीं करते हो तो वो आत्मविश्वास की ओर आगे नहीं बढ़ेगा, उसे आपको समर्थन देना पड़ेगा, भावात्मक स्थिरता प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे परिवार हस्तक्षेपी गतिविधियों में भाग ले और बच्चे को एक सुरक्षित वातावरण दे और उसको स्वीकारे। इससे बच्चे का आत्मविश्वास और सीखने की क्षमता में वृद्धि होगी। निर्णय लेने में मदद करना। परिवार के लोग हैं तो अगर उनको जाना है किसी भी थेरेपिस्ट के पास, किसी भी चिकित्सक के पास, किसी भी शिक्षक के पास, जब वो जाएंगे तो ये सब मिलकर के अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। उसकी राय और अनुभव यह सुनिश्चित करते हैं कि उपचार हस्तक्षेप बच्चे की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
भाई अगर कोई भी हस्तक्षेप किया जाए और वो आवश्यकता के अनुरूप ना हो तो फिर और क्या हो सकता है। तो हस्तक्षेप ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की आवश्यकताओं को बेहतर करे, बच्चे की वास्तविक आवश्यकताओं को पहचाने और उपचार दे। निरंतरता बनाए रखने में जो भी चीज है बच्चे को अगर सिखानी है, अगर परिवार के लोग वहां पर समुचित रूप से सुनिश्चित रूप से भागीदारी दें, तो चाहे वो संस्थान हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो समाज हो, हर जगह पर बच्चा आगे बढ़ेगा, कॉन्टिन्यूअस आगे बढ़ेगा, विकास में तेजी आएगी और सहायता मिलेगी। एडवोकेसी के बारे में बात करें तो एडवोकेसी में होनी चाहिए जागरूकता और अधिकारों की रक्षा। भाई प्रत्येक बच्चा उसका कोई अधिकार है? कहोगे बिल्कुल है। अक्सर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और उनके परिवार को सामाजिक भेदभाव और अपर्याप्त सेवाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें या तो पता नहीं होता, और अगर पता भी है तो सामाजिक भेदभाव आ जाता है। तो परिवार को बच्चे का पूरा समर्थन, शिक्षा, स्वास्थ्य, समावेशी अधिकार बच्चे को मिल सके, उसके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। जागरूकता बढ़ाना, परिवार के द्वारा क्या होता है, वकालत करके समाज में विशेष आवश्यकता को लेकर के जागरूकता परिवार फैलाए। ये काम केवल समाज का नहीं बल्कि परिवार से शुरू होता है। जब हम छोटी सी पहल करते हैं तब जाकर के हम आगे बढ़ते हैं। केवल बच्चों को समाज में स्वीकारता दिलाने में मदद करना नहीं, बल्कि परिवारों को भी प्रेरित किया जाए। परिवार अपने बारे में समझ सके, जान सके, अपने अधिकारों के बारे में जान सके। बेहतर संसाधनों तक पहुंच, भाई परिवार के लोग अगर सरकारी सेवाओं तक पहुंच बना लें, एनजीओ तक पहुंच बना लें, जो भी सेवाएं सरकारी हैं परिवार को मिल सकें, उनके बारे में उनको पता हो, तो भैया एक समृद्ध और प्रभावशाली वातावरण बना सकते हैं। नीतिगत सुधारों में योगदान, जब परिवार अपने अनुभव और चुनौतियों का सामना करता है तो नीति निर्माताओं को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बेहतर योजना और सेवाएं प्रदान करता है। हस्तक्षेप प्रथाओं में भूमिका क्या होगी? तो कहेंगे भाई हस्तक्षेप प्रथाएं देगा कौन? तो कहेंगे शिक्षक देगा, चिकित्सक देगा। जब तक परिवार के लोग शिक्षक के पास नहीं जाएंगे, चिकित्सक के पास नहीं जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा? और जाएंगे तो भैया मिलकर के भी तो काम करना पड़ेगा, मिलकर के काम करना पड़ेगा, जिससे भैया कोई भी रणनीतियां तैयार की जाए, कोई भी मदद की जाए, कोई भी बच्चे का इवैल्यूएशन हो रहा हो, असेसमेंट हो रहा हो, तो बच्चे के बारे में परिवार के सदस्यों को बताना पड़ेगा, शिक्षक और चिकित्सक को। तभी तो बच्चा जाकर के आगे प्रगति करेगा। परिवार बच्चे की प्रगति को समझने, आवश्यकता अनुसार बदलाव सुलझाने में सक्षम होता है। ठीक है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, परिवार का सकारात्मक दृष्टिकोण बच्चे की मानसिक और शारीरिक प्रगति को प्रेरित करता है या बच्चे को अपने जीवन की चुनौतियों को निपटाने में ताकत देता है। चुनौतियों का सामना और समाधान, परिवार की भागीदारी, इसमें आप क्या कहोगे? वकालत में कई चुनौतियां आ सकती हैं, क्योंकि लोगों में जागरूकता की कमी होती है, पैसे कम होते हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक पूर्वाग्रह होते हैं कि ये हुआ था तो ऐसा हो गया, ये हुआ तो ये कलंक है, कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। इन सभी से परिवार को मिलकर के जो है चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। और साथ ही समुदाय को भी शिक्षित करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ये सभी हस्तक्षेप सेवाएं बच्चे के लिए होती हैं और परिवार की भागीदारी इसमें बहुत जरूरी होती है। इससे बच्चे को शिक्षा और समावेशन के लिए जो है चीजें मिल सकें। जब परिवार के बच्चे जरूरतों को समझेंगे, अधिकारों की वकालत करेंगे, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा, बच्चा स्वतंत्र होगा, जीने के लिए सक्षम होगा। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सशक्त बनाया जा सकेगा। ठीक भैया। 2.4 की बात कर लेते हैं, परिवार सशक्तिकरण, अवधारणा, घटक और रणनीतियां। फैमिली इंपावरमेंट की बात होती है और फैमिली इंपावरमेंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परिवार सशक्तिकरण, इसका अर्थ क्या है कि परिवार को उनके व्यक्तिगत सामूहिक स्तर पर सशक्त बनाना, ताकि वे बच्चों और परिवार के विकास, देखभाल और निर्णय लेने में एक प्रभावी भूमिका निभा सके। परिवार को सशक्त बनाना,
जब परिवार को आप सशक्त बनाओगे तब बच्चे की देखभाल अच्छी होगी, बच्चा चीजों को बेहतर कर पाएगा, चीजों को, क्षमताओं को बच्चे की पहचाना जा सकेगा, समस्या समाधान ढूंढा जा सकेगा। क्योंकि परिवार सशक्त है, परिवार को हर चीज के बारे में पता है, दिव्यांगता के बारे में पता है, बच्चे की आवश्यकता के बारे में पता है, बच्चे की जो है समावेशन के बारे में पता है, बच्चे के अधिकार के बारे में पता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कहेंगे परिवार सशक्तिकरण एक प्रक्रिया जिसमें परिवार को उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और सामुदायिक क्षमता को पहचानने और इसे विकसित करने का अवसर दिया जाता है। इसका उद्देश्य परिवार को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाने के लिए सक्षम बनाना। इसमें 4 पहलू आते हैं। पहला आपका परिवार के भीतर संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना, बिल्कुल भाई। दूसरा है आपका समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो परिवार कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति में, चाहे वो परिवार हो, माता पिता हो, आप हो, हम हो, सभी में समस्याओं का समाधान करने की क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। हम अपने भले बुरे के बारे में समझ सकें और जान सकें। ठीक है। परिवार को बाहरी संसाधनों और सहायता का उपयोग कर सिखाना और समाज और समुदाय में उनकी भूमिका को मान्यता प्रदान करना। ठीक है। इसके घटक क्या होंगे, तो वही घटक होंगे। परिवार सशक्त कहां से होगा, परिवार को जागरूकता कहां से मिलेगी, जब उनको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कम्युनिकेशन मिलेगा, एजुकेशन मिलेगी। जागरूक तो जब ही व्यक्ति होगा जब उसके पास में जानकारी होगी, जानकारी तक पहुंच होगी और लोगों के पास शिक्षा होगी। परिवार को उनके अधिकार, सरकारी योजना और सेवाओं के बारे में जानकारी देना। इससे क्या होगा, शैक्षिक और चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। सामाजिक समर्थन करना, परिवार को अन्य समान अनुभव वाले परिवार के साथ जोड़ना, एनजीओ के माध्यम से सहायता प्रदान करना। इमोशनल सपोर्ट करना, भाई हर परिवार को चाहिए कि भाई सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाओ और भैया बेहतर हो जाओ। चुनौतियों को समझना और भावात्मक स्थिरता प्रदान करना। निर्णय लेने की क्षमता, परिवार को अपने बच्चे, परिवार के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। भाई निर्णय लेने की क्षमता नहीं है तो सब बेकार है। इसमें क्या होगा, बच्चा आत्मनिर्भर बनेगा, आत्मविश्वासी बनेगा और भैया निर्णय लेने में प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। संसाधनों तक पहुंच, परिवार की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आर्थिक सहायता, ये सब प्रदान करनी होगी। ठीक है। इसके लिए रणनीतियां क्या होंगी, परिवार सशक्तिकरण की रणनीतियां, परिवार को प्रशिक्षण दो और वर्कशॉप का आयोजन करो। प्रशिक्षण दोगे, देखभाल, शिक्षा, समावेशन, इनको बेहतर कर सकोगे, उनकी क्षमताओं को विकसित कर सकोगे, आत्मनिर्भर बना सकोगे। सहयोगी दृष्टिकोण, शिक्षक, चिकित्सक, सामुदायिक सहयोग मिलकर के काम करेंगे और क्या होगा भैया, अनुभव और सुझावों के आधार पर योजना बनाई जाएगी। ठीक है। समुदाय आधारित समर्थन, समुदाय में परिवार के लिए सहायता समूह, जागरूकता का अभियान शुरू करना। सामुदायिक भागीदारी से परिवार के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा। प्रोत्साहन और सम्मान, ये भी बहुत जरूरी है भाई। हर व्यक्ति का प्रोत्साहन और सम्मान होना चाहिए। नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी सरकारी योजना, एनजीओ, इनके बारे में पता होना चाहिए, लोगों को अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, परिवार सशक्त बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा और भैया इसका विकास अच्छा होगा, समावेशन में बेहतर भूमिका निभाएगा। परिवार सशक्त होगा तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और जब अच्छे समाज का निर्माण होगा तो भैया लोगों की क्षमता बढ़ेगी, लोग विकसित होंगे और बच्चे का भी विकास अच्छा हो सकेगा, बच्चा का भी जो उज्जवल भविष्य है वो हो सकेगा। ठीक है। अब बात करते हैं 2.5 की। वीडियो अच्छी लगी हो भैया, समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं अदा करता हूं। आप सभी ने अपने इस परिवार को 84,000 का परिवार बनाया और आप सभी को पता है कि स्पेशल एजुकेशन का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल आप सभी ने इसको बनाया। आज हम उस पायदान पर हैं जहां पर हमें ऊंचाइयों का और ऊंचा शिखर दिख रहा है, तो इसको कम से कम 1 लाख का परिवार बनाइए, जिससे अपना परिवार थोड़ा और अच्छा दिखने लगे। ठीक है। हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए साझेदारी, भाई हस्तक्षेप प्रथाएं हैं, परिवार है, चिकित्सक के पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा, तो क्या साझेदारी होगी, बस सबके पास जाएगा तो बच्चे की आवश्यकता पूरी होगी, बच्चे की जरूरत पूरी होगी, शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। ठीक है। इसका महत्व क्या होगा,
भैया अलग अलग पक्षों में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इससे बच्चे की आवश्यकताओं को सही तरीके से पहचाना जा सकेगा, परिवार और पेशेवर के बीच खुला और पारदर्शी संवाद हो सकेगा। और जब ये होता है ना कि परिवार और पेशेवर के बीच में संवाद होता है, पारदर्शिता होती है, तो भैया सबसे अच्छा यही होता है। इससे क्या होता है, माता पिता को सभी जानकारियां मिल पाती हैं, वो बेहतर हो पाते हैं, संसाधनों और सेवाओं को प्रभावी उपयोग बनाना। ठीक है। साझेदारी के लिए परिवार की भागीदारी बहुत जरूरी है। इसमें क्या होगा भैया, परिवार अगर भागीदारी नहीं करेगा तो सफल योजनाएं नहीं हो पाएंगी, और अगर सफल योजनाएं नहीं हो पाएंगी तो बच्चे की प्रगति नहीं हो पाएगी। ठीक है। और माता पिता ही बच्चे की प्रगति के बारे में, बच्चे को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं, आत्मनिर्भर बनाने में उसको बढ़ावा दे सकते हैं। विशेषज्ञों और पेशेवरों की भूमिका, चिकित्सक, शिक्षा और अन्य विशेषज्ञ अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बच्चे की समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं। वे बच्चे के लिए व्यक्तिगत योजना बनाते हैं और प्रशिक्षण और मार्गदर्शन को बेहतर करते हैं। संचार और संवाद, भाई जब ये होगा तभी नियमित बैठक होगी। नियमित बैठक होगी तो सुनिश्चित किया जा सकेगा बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसके लिए लक्ष्य क्या है, किस चीज पर हम काम करें। तो भैया क्या हो सकता है, उसके दृष्टिकोण को, परिवार को बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद में लचीला दृष्टिकोण, फ्लेक्सिबल, यानी कि बच्चे की जरूरत और परिस्थितियों के अनुसार बच्चे को जो है चीजों को प्रदान किया जाए। साझेदारी के लाभ क्या होंगे, समग्र विकास होगा बच्चे का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी प्रकार से विकास हो सकेगा। समस्या समाधान तेजी से हो सकेगा। भाई माता पिता प्रशिक्षक के पास जाएंगे, प्रशिक्षक माता पिता से कहेगा, दोनों मिलकर के बच्चे के साथ काम करेंगे तो समस्या समाधान अच्छा होगा, जल्दी चीजों को पहचाना जा सकेगा। परिवार को आत्मविश्वास होगा कि मेरा बच्चा सीख रहा है, किसी प्रक्रिया में अकेले नहीं है, हम टीम के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। रणनीतियां क्या हो सकती हैं, परिवार और विशेषज्ञ के बीच परामर्श, बेहतर संवाद, व्यक्तिगत योजनाओं का लाभ, भैया आईपी बनेगी उसका लाभ मिलना चाहिए, परिवार को प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराना, ये सारी चीजें मिलकर के हम बच्चे को बेहतर कर सकते हैं, परिवार को बेहतर कर सकते हैं, और भैया एक हस्तक्षेप सेवाएं लागू कर सकते हैं। तो भैया मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आशा सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।